हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। आज हम करेंगे 29 अक्टूबर 2021 के नेशनल अचीवमेंट सर्वे के प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट का सॉल्यूशन, जो कि हमारा मैथ्स विषय का है कक्षा 8वीं के लिए। और ये हमारा NAS का क्वेश्चन पेपर है बेटा, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है आप इस पेपर को अटेम्प्ट कर चुके हो और अब आप इसके सॉल्यूशन से अपने आंसर्स टैली कर सकते हो। जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप यहाँ से टैली कर सकते हो। तो ये हमारा क्वेश्चन पेपर है। पहला प्रश्न है, यदि A/B गुणा C/D बराबर 1 हो, A/B गुणा C/D बराबर 1 हो। मैं इसका सॉल्यूशन आपको नोटबुक में कराती हूँ। A/B गुणा C/D बराबर 1 हो तो A/C का व्युत्क्रम B/D होगा, AD का व्युत्क्रम BC होगा, A/B का व्युत्क्रम C/D होगा, या AC का व्युत्क्रम BD होगा। देखो व्युत्क्रम समझते हैं क्या होता है। अगर मैं 5 को 1/5 से गुणा करूं तो मेरा उत्तर कितना आएगा? 1 आएगा। कहने का मतलब क्या है कि किसी भी संख्या को अगर उसके व्युत्क्रम, इंग्लिश में कहूँ कि रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा उत्तर हमेशा 1 आता है। ठीक है भाई। तो अगर 5 हमारी संख्या है तो 1/5 हमारा व्युत्क्रम है, और अगर 1/5 हमारी संख्या है तो 5 हमारा व्युत्क्रम है, यानी ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम हैं। अब हमें ये देखना है कि A/B का व्युत्क्रम C/D है या C/D का व्युत्क्रम A/B है। तो A/B, इसमें तो A/B है नहीं, तो ये ऑप्शन हमारा कैंसिल हो जाता है। इसमें AD दे दिया, ये कैंसिल हो जाता है। A/B का व्युत्क्रम C/D होगा, यानी इस संख्या का व्युत्क्रम ये संख्या होगी। तो हमारा सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर C, जो मैंने आपको एक उदाहरण की सहायता से यहाँ समझा दिया है। अब हम चलते हैं भाई दूसरे प्रश्न पर। देखो क्या है दूसरा प्रश्न, यहीं समझा देती हूँ मैं आपको इसी पेपर में, कि 2/5 भाग में 1 सही 1/2, 2/5 भाग में 1 सही 1/2, 2/5 भाग में, ध्यान देना मिश्रित भिन्न है, तोड़ दो, 2 एकम 2 और 1 3/2। अब भाग का चिन्ह को आप पलट दो तो 2/5 गुना 2/3 कितना हो जाएगा? 4/15। अब आपका ऑप्शन देख लो 4/15 कहाँ है, जो कि D ऑप्शन है। तो आपके सेकंड क्वेश्चन का आंसर जो आएगा वो D पार्ट आने वाला है। अब हम चलते हैं भाई प्रश्न संख्या 3 पर। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। ज्ञात कीजिए, ये प्रश्न है, आपको दिख रहा होगा कि 5/63 घटा ब्रैकेट घटा 6/21 बराबर है क्या आएगा? फिर देखें 5/63 घटा का 6/21 किसके बराबर आएगा? हल कर लो भाई। 5/63, एक घटा अंदर है एक घटा बाहर है, दोनों मिलकर जमा 6/21, दोनों का लघुत्तम ले लो। 21 तिया 63 होता है, 21 के पहाड़े में 63 आता है, तो हम यहाँ 63 लिखेंगे। इस 63 को इस 63 से भाग करेंगे 1 आएगा, 1 को 5 से गुना करेंगे 5 आएगा, जमा इस 63 को 21 से भाग करेंगे तो बेटा 21 तिया 63 3 आया भागफल, और 3 को 6 से गुना करेंगे तो 18 आ जाएगा, और 18 और 5 का जोड़ हमारा कितना होगा? 23/63। तो हमारा सही उत्तर आएगा 23/63, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर C है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर C है। बहुत ही आसान प्रश्न है ये। प्रश्न संख्या 4 है, मोहन ने एक किताब का 3/5 भाग पढ़ा, उसने कितना भाग नहीं पढ़ा? बहुत ही आसान प्रश्न है। इस तरह का प्रश्न करने के लिए माना पूरी किताब 1 है, ठीक है भाई, उसका 3/5, तो 1 का 3/5, कितना आसान प्रश्न है। 1 गुणा 3/5, 3/5 पढ़ लिया, एक कुल किताब थी, 3/5 पढ़ लिया, बचा कितना? 1 घटा 3/5, 5 लघुत्तम ले दो, 5 एकम 5 घटा 3, यानी कि 2/5 भाग है जो उसने नहीं पढ़ा। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा भाग B 2/5।
ये है बेटा प्रश्न संख्या 5, -10/4 और 10/8 के मध्य में कौन सी संख्या आएगी। और आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। ठीक है भाई, 4 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। तो हम इसको एक बार नोटबुक पर सॉल्व करते हैं। हम क्या करते हैं कि इसको पहले 10/4 को दशमलव में बदल लेते हैं। 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, ये आ गया -5/2। और जब मैं 5 को 2 से भाग करती हूँ तो -2.5 आएगा। अगली संख्या है 10/8, काटोगे तो 2 पंजे 10, 2 चौके 8, 5/4। 5 को बेटा जब आप 4 से भाग करोगे, 4 एकम 4, 5 में से 4 गया है 1, 4 दूनी 8, 10 में से 8 गया 2, ऊपर से उतारे 0, तो ये हो गया 4 पंजे 20, यानी कितना आ गया 1.25। इन दोनों के मध्य कौन सी संख्या आएगी। इसके लिए आप इन चारों को भी दशमलव में बदल लो। भाई 21/8 है, ठीक है। पहली संख्या है -21/8, तो अंदाज़ा लगा लो 8 दूनी 16, ठीक है। 11 में से 6 गए 5, और भाई 8 6 48, -2.6 आया, ठीक है। समझ आ रही है बात आपको, वो इससे छोटा हो जाएगा। अगली है 12/8, 2 6 12, 4 3 12, 4 दूनी 8 जो कि 1.5 है। तीसरी संख्या 1 है और चौथी संख्या है 13/8, 8 एकम 8। आप अपना भाग कर लें जिनको मूजबानी नहीं आती। 13 में से 8 गए 5, और 8 6 48, और ये आ जाएगा आपका 1.6। अब आप जब संख्या रेखा बनाते हो 0 1 2 3 -1 -2 -3, तो ये तो हमारा -2.5 है, जिसे हमने -10/4 कहा है। और ये हमारा लगभग 1.25 है, जिसे हमने 10/8 कहा है। तो इनके मध्य, इन चारों में से कौन सी संख्या आ रही है। साफ दिखाई दे रहा है कि इनके मध्य में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो सी पार्ट हमारा हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन पेपर है जिसमें आपका राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। ठीक है भाई, अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 पर। -2 से बड़ी 3 परिमेय संख्याएं कौन सी होंगी। इस सवाल को करने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि सबसे पहले आप एक नंबर लाइन अपनी ड्रॉ कर लें। ठीक है भाई, अब हम देखते हैं बेटा प्रश्न संख्या 6। ये नंबर लाइन का मतलब हो गया, ये संख्या रेखा मैंने ड्रॉ की, 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3। अब ये आप सब बच्चों को पता होना चाहिए कि अगर हमें किसी भी संख्या से बड़ी संख्या लेनी है तो हम हमेशा दाईं तरफ जाते हैं, दाईं तरफ इससे बड़ी है, और छोटी संख्या लेनी हो तो हम इसके बाईं तरफ जाते हैं। ठीक है भाई, अब इसकी हेल्प से हमारा प्रश्न बहुत आसान हो जाता है। -2 से बड़ी 3 परिमेय संख्या कौन सी होंगी। हम फटाफट अपने ऑप्शंस देखते हैं। -2, सबसे पहले ये कह रहा है -2। अरे -2 से बड़ा -2 थोड़ा ही हो जाएगा, तो ये ऑप्शन तो ऑटोमेटिकली रॉन्ग हो गया। आगे बढ़ूँ, बी ऑप्शन है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमें हल करने पड़ते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमें डायरेक्ट आंसर से ही टैली कर लेना चाहिए ताकि हमारा टाइम बच जाए। -3/2, -3/2 का मतलब -1.5, माइनस का 1.5, 1.5, और वो 1.5 हमारा कहाँ आएगा, -1 और -2 के बीच में, तो वो इससे बड़ा हो गया। अगली संख्या देखो -1, ये -1 हो गई, ये भी इससे बड़ी हो गई, भाई दाईं तरफ जा रहे हैं। और अगली संख्या होगी -1/2। ध्यान से समझे मेरी बात को, -3/2 का मतलब ये हो गया। अगली संख्या -1, और -1/2 का मतलब हो गया -0.5। ठीक है, तो -0.5 हमारा ये हो गया, -0.5। तो ये तीनों ही संख्याएं आप देख सकते हो कि -2 के राइट साइड में है, -2 के राइट साइड में है, और तीनों ही परिमेय संख्याएं हैं। तो हमारा जो सही आंसर आ जाएगा वो बी आ जाएगा। हमें सी और डी पर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर भी अगर जाना चाहो तो डी में देखो -2 से बड़ा -2 दे रखा है जो कि रॉन्ग है, और -2 से बड़ा -3 दे रखा है जो कि रॉन्ग है, क्योंकि -3 -2 के बाईं तरफ है जो कि उससे छोटा होता है। तो हमारा जो सही उत्तर आएगा वो पार्ट बी आ जाएगा। अब हम करते हैं अपनी प्रश्न संख्या 7।
कौन सी परिमेय संख्या 3/5 और 3/4 के बीच में स्थित है। इस तरह के प्रश्न को करने के लिए मैं आपको सलाह दूंगी, क्योंकि ये 1 अंक का है तो हम दशमलव में बदल लें भाई। पहले देखो हमें दे रखा है 3/5, 3/5 का मतलब हो जाएगा 0.6। भाग 8वीं के बच्चे हो, इतनी भाग आपको आनी भी चाहिए, तो ना जाने कि 0.5 6 30 0.6। अगली संख्या है 3/4, ना 0 4 7 28 और 4 5 20। ठीक है भाई, पहली संख्या है 0.6, दूसरी संख्या 0.75, और इन चारों में से कौन सी संख्या है जो इनके बीच में आ रही है। तो इन चारों का भागफल आपको आना चाहिए 4/5। 4 को 5 से भाग करो, ना जाने कि 0 5 8 40 0.8 आ रहा है। ध्यान देंगे, जो हमारा 4/5 है वो 0.8 आ रहा है। अगली संख्या है 7/10, साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। 10 से जब भी हम भाग करते हैं तो 0.1 अंक पहले आ जाता है, 0.7। 1/2, 1/2 का मतलब आधा, आधा का मतलब 0.5। और बेटा जी 6/5, 6/5 का मतलब 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब इन चारों दशमलव में से कौन सा दशमलव है जो 0.6 से तो बड़ा है और 0.75 से छोटा है। तो साफ दिखाई दे रहा है कि 0.7, क्योंकि ये तो 8 हो गया तो इससे भी बड़ा हो गया, 5 हो गया तो इससे भी छोटा हो गया हमारा, 1.2 है इन सबसे बड़ा हो गया। तो सही आंसर है हमारा 7/10। तो 7/10 का मतलब बी ऑप्शन हमारा सही है। ये वो परिमेय संख्या है जो दोनों के बीच में लाई करती है। 8वां कितना आसान है, भाज्य बराबर है p गुणा भागफल जमा शेषफल। जहाँ p के स्थान पर क्या होगा, भाज्य होगा, शेषफल होगा, भाजक होगा, भागफल होगा। कितना आसान प्रश्न है भाई। 15 को 4 से भाग कर रहे हो, 4 तिये 12, 5 में से 2 गए 3। हम लिख सकते हैं 15 की जगह बल्कि 25 ले लेते हैं, थोड़ा आपको और अच्छे से समझ आएगा, नहीं तो भाजक शेषफल और भागफल सेम हो जाएंगे। मान लो मैंने ले लिया 25, 25 को मैं 4 से करती हूँ, 4 6 24, 5 में से 4 गए 1। 25 को मैं लिख सकती हूँ, ध्यान देना भाई, 4 गुणा 6 जमा 1। 25 हमारा क्या है, भाज्य है। ये क्या होता है सबको पता है, जिससे भाग किया जाता है वो भाजक कहलाता है, जो उत्तर आता है वो भागफल कहलाता है, और जो नीचे बचता है वो शेषफल कहलाता है। तो ये नियम हम सबको पता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो ये भाजक है, तो यहाँ p के स्थान पर हमारा भाजक आएगा, तो हमारा सही उत्तर C हो जाएगा। अब हम चलते हुए प्रश्न संख्या 9 पर। 2 1 4 डैश, डैश की जगह स्टार लगा हुआ है। 6 5 8 7 को 9 से भाग देने पर शेष शून्य बचता है, तो डैश स्टार का मान क्या होगा। भाई ये एक संख्या है, 2 1 4 खाली स्थान 6 5 8 7। यहाँ पर क्या लिखें कि ये पूरी संख्या 9 से भाग हो जाए। आपको यहाँ भाग के नियम याद रखने हैं कि 2 से कोई संख्या कब भाग होती है, 3 से। तो 9 से भाग होने का क्या नियम है, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से भाग हो। यहाँ करती हूँ मैं इस प्रश्न को, देखेंगे ज़रा, आपको दिखाई दे रहा होगा प्रश्न यहाँ पर। ये प्रश्न है भाई हमारा, ये रहा भाई प्रश्न हमारा, अब आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है। 2 1 4 डैश 6 5 8 7। अगर इन सब का जोड़ यानी कि 2 जमा 1 जमा 4 जमा स्टार जमा 6 जमा 5 जमा 8 जमा 7, ये अगर 9 से पूरा भाग होता है तो आपकी संख्या भी 9 से भाग हो जाएगी। पहले इन सबको जोड़ लो जल्दी से। 2 और 1 3, 4 और 3 7, इसको छोड़ दो। 7 और 6 13, 13 और 5 18, 18 और 8 26, 26 और 7 कितना आया 33। तो 33 तो 9 के पहाड़े पे जाएगा नहीं। अभी एक संख्या यहाँ लिखनी बाकी रह रही है, तो इसके स्थान पर हम क्या लिखें। 4 ऑप्शन है। 0। अब 33 में क्या जोड़ूं कि 9 से भाग हो जाए। 4 आंसर है 0। अगर मैं 33 में 0 जोड़ती हूँ तो 33 आएगा, भाग नहीं होगा। अगला है 1 पे, 33 में 0 जोड़ा तो 33 आया। 33 में 1 जोड़ा तो 34 आया, ये भी भाग नहीं हो रहा। 33 में 2 जोड़ा, अगला ऑप्शन 2 है, देख लें आप ध्यान से। ये रहा, ये अपने क्वेश्चन पेपर को आप ज़रा ध्यान से देखें कि अगला ऑप्शन 2 है, तो 35 आया, ये भी 9 से भाग नहीं होता। और 33 में मैंने 3 जोड़ा तो 36 आया, जो कि 9 से भाग हो रहा है। यानी कि इस स्टार की जगह हमें क्या भरना पड़ेगा 3, तो हमारा सही उत्तर आ जाएगा पार्ट नंबर डी। सिर्फ ये नियम आपने याद रखने हैं, ठीक है भाई। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 पर। प्रश्न संख्या 10 पर, ये जो प्रश्न संख्या 10 है ये थोड़ी सी 8वीं कक्षा के हिसाब से
थोड़ा सा ये कठिन प्रश्न है। वैसे ये अगर हम एपी करते हैं 10वीं कक्षा में तो बहुत आसान प्रश्न है। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं जो 4 से भाग होंगी? अब देखो बेटा, 3 अंकों की संख्या 100 से शुरू होती हैं और 996 पे जाती है। ध्यान से समझना, 100, 101, 102, 103, 104 से लेकर 995, 996, इन सब में से हमें छांटना है कि ऐसी कितनी संख्याएं जो 4 से भाग होती हैं। तो हम पहले फटाफट क्या करते हैं कि अब शुरू की 3, 4 और एक तो लास्ट की संख्या लिखते हैं जो 4 से भाग होती हैं। हम सबको पता है कि 100 4 से भाग होता है। 4 से विभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होगी? 100 हो गया, 100 में 4 जोड़ दो 104 हो गया, फिर 4 जोड़ दो 108 हो गया, और आप जांच कर लेना 996 भी भाग होगा। तो ये बीच में जो मैंने डैश लगाया है, यहाँ पर बहुत सारी संख्याएं आएंगी जो मैंने लिखी नहीं है, जो कि 4 से पूरी पूरी भाग हो रही हैं। तो अब हम इसके लिए क्या करें? अब आपको तरीका क्या है? सबसे पहले तो आप इसको 4 से भाग कर लो। 100 को 4 से भाग कर लो, 25 आ जाएगा। फिर आप 996 को 4 से भाग कर लो, मैं मुजबानी कर रही हूँ, 2 4 दूनी 8, 9 में से 8 गए 1, 4 चौक 16 और 4 निम 36, ये 25 आया और ये 249 आया। तो मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ कि ये कितनी संख्याएं हैं। तो कुल संख्याएं जो कि 4 से भाग होंगी वो कितनी हैं? ये अंतिम भागफल 249 माइनस पहला भागफल 25 जमा 1। ये थोड़ा बड़ी क्लास का रूल है, आपकी कक्षा में ये नहीं है। यहाँ हमारा नियम होता है अंतिम घटा पहला जमा 1, तो हमें गिनती पता लग जाती है कि कितनी संख्याएं हैं। मैं इसको एक और उदाहरण से आपको बताना चाहूँगी कि मान लो मैं आपको कह दूँ कि 13 से लेकर और 97 तक कितनी संख्याएं हैं। तो एक बिल्कुल सिंपल सा नियम है, 97 में से 13 घटाकर 1 जोड़ दो, तो 97 और 1 कितना हो गया? 98। 98 में से 13 घटा दो, 8 में से 3 गए 5, 9 में से, ये कुल 85 संख्याएं हैं। 1 सेकंड में हमें पता लग गया। तो इसीलिए अब यहाँ क्या था कि ये 4 4 के अंतर पे थी, तो मैंने 4 से भाग करके 25 आ गया, 4 से भाग करके 249, 249 घटा 25 जमा 1, 249 में 1 जोड़ेंगे तो 250 घटा का 25, 250 में से 25 गया तो 225 संख्याएं ऐसी हैं जो हमारी किससे भाग हो रही हैं? 4 से भाग हो रही हैं, और 3 अंकों की ये हमारी कुल संख्याएं हैं। तो ये हमारे प्रश्न संख्या 10 का उत्तर था, पार्ट नंबर बी। अगला है हमारा 11वां प्रश्न। 4, 9 और 10 प्रत्येक से विभाजित होने वाले सबसे छोटी वर्ग संख्या क्या है? कोई भी संख्या इन तीनों से भाग होगी तो हम इनके लघुत्तम से भी भाग होगी। तो सबसे पहला काम क्या करो, जब भी इस तरह का कोई सवाल आए तो इन तीनों का लघुत्तम निकाल लो, अभाज्य गुणनखंड कर दो। 2 दूनी 4, 9, 2 पंजे 10, 9 बच गया तो 3, 2, 3 तिया 9, 5। ठीक है भाई। और अभी आप और चाहो तो आगे और कर सकते हो, 2 एकम 2, 3 और 5। ठीक है, बल्कि पहले यहाँ 2 पर ही करना था मुझे। 3, 3 एकम 3, 5, और फिर मैंने 5 पर किया तो 1, 1 और 1। क्लियर है यहाँ तक आपको? अब इसका जो लघुत्तम है LCM है वो क्या बन रहा है? थोड़ा मैं इसको एडजस्ट कर दूँ। मैंने दोनों जोड़े आगे, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। ठीक है भाई, ध्यान से समझना। ये आ गया लघुत्तम समापवर्तक। 2 दूनी 4, 4 पंजे 20 और 20 निम्मा 180। हमें वो संख्या इन चारों में से बतानी है जो सबसे छोटी है और 180 से भाग हो रही है। इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है कि ये पूर्ण वर्ग होनी चाहिए। ध्यान देना, सबसे छोटी वर्ग संख्या क्या होती है? जिसके 2 2 के पूरे जोड़े बनते हैं। ठीक है भाई। तो यहाँ 2 2 का एक जोड़ा तो ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, लेकिन 5 का जोड़ा नहीं बन रहा। तो अगर मैं इसको 5 से गुणा कर दूं तो ये संख्या क्या बनी? ये बन जाएगी 2 दूनी 4 गुणा 9 गुणा 25, 25 चौका 100 और 100 निम्मे 900। तो 900 वो संख्या है जो पूर्ण वर्ग है और इन तीनों से पूरी पूरी भाग हो जाएगी, और हमारा सही ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 पर। देखिए जनाब, प्रश्न संख्या 12 को मैं अपनी लिखाई में लिखना चाहूँगी थोड़ा सा। प्रश्न संख्या 12 ये कहता है, बहुत आसान, बहुत ही आसान प्रश्न है। 1 का घन जमा 2 का घन जमा 3 का घन का वर्गमूल
आपकी जो पेपर है उसमें वर्गमूल पूरा नहीं है तो आप शायद कंफ्यूज हो गए होंगे करते वक्त, तो ऐसे आएगा वो वर्गमूल। ठीक है, कितना आसान प्रश्न है। अब देखो वर्गमूल के चिन्ह को तो ऐसे का ऐसा रहने दो। 1 का घन 1 होता है, 2 का घन, भाई 2 के घन का मतलब 2 को 3 बार गुणा करना, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 आ गया। और 3 के घन का मतलब 3 गुणा 3 गुणा 3 कितना आ गया बच्चे? 27 आ गया। जोड़ दो, 8 और 1 9 और 27 कितना हो गया? 36। 36 का वर्गमूल हम सबको पता है कितना होता है? 6 होता है। तो 12वें प्रश्न का ऑप्शन हमारा बी आ जाएगा, 6। ये प्रश्न संख्या 13 है। निम्न में कौन सी संख्या पूर्ण घन है? हमें 4 संख्याएं दे रखी हैं पूर्ण घन के लिए, 400, 900, 729 और 800। ये वर्बल क्वेश्चन है। क्यों है वर्बल? आप एक बात को ध्यान करें, जब भी आपने घन किया होगा तो घन में 3-3 के जोड़े बनेंगे, और जब भी किसी संख्या के पीछे 2 जीरो आती हैं तो वो कभी भी पूर्ण घन हो नहीं सकती, क्योंकि ये बनेगा 4 गुणा 100। सिंपल सी बात है। और 4 का मतलब तो हो गया 2 गुणा 2, और 100 का मतलब हो गया 10 गुणा 10। 10 के 2 जोड़े बने, तो ये बिल्कुल मूंजबानी क्वेश्चन है। अभी 400 के पीछे 2 जीरो हैं तो ये घन नहीं है, ये भी घन नहीं है, ये भी घन नहीं है, तो अकेला क्या बच जाता है? 729 बच जाता है, जो पूर्ण घन होगा। और वैसे भी आप अपना याद कर सकते हो, 729 का मतलब होता है 9 गुणा 9 गुणा 9, 9 9 81 निम्न 729। तो आपको इनका घनमूल निकालने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको ट्रिक याद रखनी है। जिन संख्याओं के पीछे 3 जीरो होती हैं उनके पूर्ण घन होने की संभावना हो सकती है, इनकी तो कोई भी संभावना नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। 3,90,625 का वर्गमूल क्या होगा? तो हम इसे भाग विधि से करते हैं। 3,90,625 हमारी ये है बेटा प्रश्न संख्या 14। 3,90,625 का वर्गमूल। तो लंबी विधि से, भाग विधि से क्या करते हैं? 2-2 के हम जोड़े बनाते हैं, उसके पश्चात हम एक संख्या यहाँ लिखते हैं और उसी से यहाँ लेकर जाते हैं, उसी को उसी से गुणा करते हैं। समान जोड़े बनाने हैं जो 39 से कम हो, जैसे भाई 1 एकम 1, 2 दूनी 4, ऐसे जोड़े बना लो। और फिर देखो किस पे जाता है? 3 तिया 9, 4 चौके 16, 5 पंजे 25, और बेटा जी 6 छिक्का 36 और 7 7 49, तो 6 छिक 36। तो 6 यहाँ लगा लो, 6 यहाँ लगा लो, 36। 9 में से 6 गए 3, ऊपर से ये पूरा जोड़ा उतार दो, 306। फिर हम क्या करते हैं? इन दोनों को जोड़ लेते हैं, तो 6 और 6 हो गया 12। अब अगली ट्रिक क्या होती है कि 12 के पीछे एक ऐसी संख्या लगानी है कि जैसे 121 है तो 1 से ही गुणा करना है, 2 लगाया तो 122 को 2 से, तो 12 के पहाड़े को 30 तक ले जाओ, तो 12 दूनी कितना हो गया? 24। तो हम 2 यहाँ लगाते हैं, 2 यहाँ लगाते हैं और 2 से ही गुणा करते हैं। तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 6 में से 4 गए 2, 10 में से 4 गए 6, ऊपर से पूरा जोड़ा उतारा 25। अब इन दोनों को जोड़ लो, 122 में 2 जोड़ लो या 62 का डबल कर लो, बात एक ही होती है। 2 दूनी 4, 2 छिक्के 12, और ये 12 पंजे 60, तो मैं यहाँ 5 लगाऊंगी, यहाँ 5, और इसको जब मैं 5 से गुणा करूँगी तो 6225 आएगा। आप करके देख लेना, और हमारा भागफल यहाँ ख़त्म हो जाता है। तो हमारा जो वर्गमूल है 3,90,625 का, वो कितना आ जाएगा? 625, जो कि हमारा सही ऑप्शन नंबर डी है। आगे बढ़ते हैं बेटा हम प्रश्न संख्या 15 पर। प्रश्न संख्या 15 थोड़ी सी स्पष्ट नहीं है, तो मैं इसे ज़रा स्वयं लिखती हूँ। देखो सबसे पहले इस पर ये है घनमूल का निशान है, बाहर 3 है, फिर है 121 जमा, फिर एक और घनमूल है 61 जमा, फिर एक और घनमूल है 27। ये हमने हल करना है। सबसे पहले तो यहाँ पर एक ब्रैकेट लग रही है, और फिर ये यहाँ पर एक ब्रैकेट आपकी लगी हुई है। यानी पहले तो देखो, ये देखो भाई, पहले तो आपने सबसे पहले इसको हल करना है, फिर इन दोनों को हल करना है, और फिर इन तीनों को हल करना है। फिर से मैं बताती हूँ कि सबसे बाहर तो घनमूल है, वो तो एज इट इज रह जाएगा। घनमूल का मतलब अगर x के ऊपर ये घात लगी हुई है तो इसको बोलते हैं करनी, यानी x की घात 1/3। तो 121 तो एज इट इज आ गया ब्रैकेट में, जमा ये घनमूल भी, ध्यान देना भाई, ये घनमूल भी एज इट इज आ गया, 61 भी एज इट इज आ गया। अब हम इसको हल कर रहे हैं, देखो भाई ध्यान से इसको, हाँ ये क्या है? ये है 27 के ऊपर 3
तो ये इसका मतलब 27 की करनी 3 यानी 27 की घात 1/3 यानी 27 का घनमूल। 27 किसका घन होता है? 3 का। 3 की घात 3, 1/3 कट गया और ये 3 बच गया। या इसका डायरेक्ट मतलब है 27 किसका घन होता है? तो 27 होता है भाई 3 का, तो यहाँ 3 आ गया। अब है 61 जमा 3 के ऊपर घनमूल। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं भाई। तो ये यहाँ 3 लगाया, 121 जमा ये हमारा बन गया 64। 64 के ऊपर घनमूल है तो 64 का के ऊपर घनमूल का मतलब है 64 की घात 1/3। 64 किसका घन होता है? 4 का घन होता है। तो यहाँ अब हमारे पास 4 आ जाएगा इस निशान के अंदर। 121 जमा 4, 121 जमा 4 कितना होगा? 125 के ऊपर घनमूल यानी कि 125 की घात 1/3 और 125 किसका घन होता है? 5 का। तो हमारा सही उत्तर 5 आएगा। तो ये थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन था, फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपने मेरे चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने ये आंसर जल्दी से जल्दी पाएँ। तो हमारा सही उत्तर होगा 5। आगे ये आसान प्रश्न है भाई, प्रश्न संख्या 16। एक टंकी में 100 लीटर पानी भरा हुआ था जिसमें से 1/5 भाग पानी बह गया। अब टंकी में कितने लीटर पानी है? 100 का 1/5 बह गया। तो भैया 100 का 1/5 कितना हो जाएगा? 100 गुणा 1/5 यानी 20 लीटर पानी आपका बह गया। 100 में से 20 लीटर बह गया, बच कितना गया? 100 घटा 20 यानी कि कितना? 80। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी भाग यानी 80 लीटर पानी हमारा बच गया। 17वां प्रश्न, वो भी बहुत आसान है। सीता ने विद्यालय से घर की दूरी का 4/7 भाग साइकिल से, 2/7 भाग पैदल तय किया। हो गया यहाँ तक। उसने कुल कितनी दूरी तय कर ली? ये आना था, उसने कुल कितनी दूरी तय कर ली। बहुत ही आसान प्रश्न ये भी। 4/7 भाग साइकिल से गई, 2/7 भाग पैदल गई। तो कुल का मतलब क्या होता है? दोनों को जोड़ दो। तो 4/7 जमा 2/7, दोनों का जो है लघुत्तम सेम है तो 7। तो ये हो जाएगा 4 जमा 2 यानी हमारा उत्तर हो जाएगा 6/7। तो सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18। हमारे पास 2401 कबूतर हैं। प्रत्येक पंक्ति में उतने ही कबूतर बैठने चाहिए जितनी पंक्तियां हैं। एक पंक्ति में कितने कबूतर होंगे? समान पंक्ति हैं और हर पंक्ति में समान संख्या में ही कबूतर हैं। इस तरह का कोई भी प्रश्न आए तो हमें दी गई संख्या का वर्गमूल निकालना होता है। तो अब हम 18वें क्वेश्चन में 2401 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे। लंबी विभाजन विधि से ही कर लेते हैं। अभी मैंने यहाँ आपको जोड़े बनाकर दिखाए हैं। तो 4 चौक 16 जो कि 24 से कम है। देखें ज़रा ध्यान से। तो ये हो जाता है 4 चौक 16, 14 में से 6 गए 8, ऊपर से पूरा जोड़ा उतारा 801, 4 में 4 जोड़ा ये चला गया 8। अब 8 के पहाड़े को 80 तक ले जाओ। तो 8 9 72, यहाँ भी 9 लगाया, यहाँ भी 9 और 9 से 89 को 9 से गुणा करो। 9 ने 81 हासिल पाई 8, 9 8 72 और 8 80 कैंसिल हो गया। ये कितना आ गया? 49। 2401 का वर्गमूल आ गया 49 यानी 49 ही तो लाइन बननी चाहिए और हर पंक्ति में 49 ही कबूतर आपके बैठने चाहिए। तो 18वें का सही उत्तर आ जाएगा बी भाग हमारा। ठीक है भाई। अब जो ये प्रश्न संख्या 19 है इसे बड़े ध्यान से आपने समझना है। हिरणों के झुंड का आधा भाग मैदान में 4 नहीं है भाई, ये चर रहा है और शेष का 3/4 पड़ोस में ही खेल कूद रहा है। शेष बचे हिरण कुल हिरणों का कितना भाग है? अगर हम इसे x से करेंगे तो ये प्रश्न हमें लंबा पड़ेगा। माना एक हिरण है, कुल हिरणों का झुंड है 1, आधा भाग मैदान में चर रहा है। तो बेटा जी मैदान में जो चर रहा है वो आधा है यानी कि 1/2। शेष कितने बच गए भाई? 1 थे, 1/2 मैदान में चले गए तो 1/2 बचेंगे। यहाँ तक क्लियर है? आधा भाग मैदान में चल रहा है। आगे बढ़ते हैं। शेष का 3/4 पड़ोस में खेल कूद रहा है। शेष का 3/4, इसी बात को लिख लो। शेष कितना है? 1/2। का मतलब गुणा, 3/4 का मतलब 3/4। तो ये कितना हो गया? 3/8। 3/8 जो है वो पड़ोस में जाके खेल कूद रहे हैं बच्चे। समझ आई बात? यहाँ 1/2 तो मैदान में अपने चुपचाप बैठे हैं, ख़त्म इनकी कहानी। तो
ठीक है भाई, बाकी बच गए 1/2। उनमें से 3/8 खेल रहे हैं, 1/2 में से 3/8 खेल रहे हैं, तो शेष कितने बचे? अब ध्यान देना, शेष बचे, पहले तो शेष कितने बचे? 1/2 थे, उसमें से 3/8 खेल रहे हैं, तो बाकी जो ना तो खेल रहे ना मैदान में है। ठीक है, ध्यान से समझना बात को। मैदान में 1/2 थे, शेष थे 1/2, उसका भी 3/4 खेल कूद रहे हैं, तो जो बिल्कुल कुछ भी नहीं कर रहे वो कितने बचे? तो 8 लघुत्तम आ गया, 2 चौके 8, 4/3, यानी 1/8 भाग है जो कि शेष बचा है। बेचारे जो ना मैदान में चल रहे हैं ना खेल रहे हैं, तो शेष बचे हिरण कुल का कितना भाग हैं? तो वो 1/8 भाग हैं। तो हमारा सही उत्तर बी भाग आ जाएगा। फिर भी समझना है, आप मुझे मैं बार बार कह रही हूँ, कमेंट बॉक्स में लिखें। यदि रेखा P, ये देखो ये P रेखा है, क्यू रेखा के समानांतर है, तो x का मान बताओ। भाई ये दोनों समानांतर हैं, और इस लाइन को अगर मैं L नाम दे दूं तो ये हमारी तिर्यक रेखा हो जाती है। अब मैं इसको चित्र को तुम्हें टेढ़ा करके दिखाऊं। क्यों दिखाऊं मैं तुम्हें टेढ़ा करके? कि हम ज़्यादातर टेढ़ा करके ही समझते हैं कि ये दोनों रेखाएं सब, इन दोनों को समानांतर मत समझ लेना अपने मन में। बुक वाले ने बोला है कि ये दोनों समानांतर हैं और ये तिर्यक रेखा है, तो ये दोनों संगत कोण है। आप ध्यान से देखो, इसके भी नीचे है और इसके भी, तो ये दोनों संगत हैं, और संगत कोण हमेशा क्या होते हैं? समान होते हैं। तो x का मान कितना हो जाएगा? 100 डिग्री। x कितना हो जाएगा? 100 डिग्री। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये संगत कोण है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल हैं, तो हमारा सही उत्तर 100 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं अभी प्रश्न संख्या 21 पर। यह भी बहुत आसान प्रश्न है। दिए गए समानांतर चतुर्भुज ABCD में छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? तो बेटा जी देखो, समानांतर चतुर्भुज तो ये है पूरा, और इसमें से जो अगर ये मैं खाली त्रिभुज को घटा दूं तो ये क्षेत्रफल आ जाएगा हमारा शेडेड एरिया। तो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? पहले तो ये देख लो, समानांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार गुणा ऊंचाई। आधार कितना है? 30, ऊंचाई कितनी है? 16, तो 480 वर्ग सेंटीमीटर हमारा क्षेत्रफल आ गया। अब इसमें से ये त्रिभुज हमने घटा देना है, इसको नाम दे दो ABE नाम दे देती हूँ मैं। तो त्रिभुज ABE का जो क्षेत्रफल है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। आधार कितना है? वही 30, ऊंचाई कितनी है? 16, 2 8 16, 8 3 24, 240 वर्ग सेंटीमीटर। अब आप साफ देखो भी, अगर मैं ऐसे एक कागज़ का टुकड़ा आपको दे दूं और कैंची से हम इसको काट दें तो ये दोनों तो बचेंगे ना। तो हमने इस पूरे समानांतर चतुर्भुज में से ये त्रिभुज घटा दिया, तो जो शेष भाग का जो हमारा क्षेत्रफल बचा वो 480 में से 240 घटाना है। तो 480 घटा 240, 240 वर्ग सेंटीमीटर। अब आपके किसी भी उत्तर में वर्ग सेंटीमीटर नहीं है, तो ये मिसप्रिंटिंग हो जाती है पेपर छापते समय कई बार। तो हमारा सही उत्तर आएगा बी, 240 वर्ग सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 22 पर। निम्न आकृति में एकांतर कोण कौन से हैं? ये गलत छपा हुआ है, इस पर ध्यान मत देना। आकृति दे रखी है अब आपको, और ये आपकी आकृति है। हम अच्छे से देखते हैं इसे। ये आपकी आकृति है कि एकांतर कोण। अब एकांतर कोण समझने हैं कि अगर दो रेखाएं समानांतर हैं या नहीं भी हैं और कोई रेखा काट रही है, तो एकांतर मैं कैसे बताती हूँ बच्चों को कि एक का अंतर। एकांतर का मतलब एक का अंतर। क्या मतलब है इस बात से? तो अगर ये वाला कोण है तो एक का अंतर का मतलब एक लाइन का अंतर आके उसके दूसरी तरफ नीचे वाला, इसका एकांतर ये होगा, इस वाले का एकांतर ये होगा। ध्यान देना, ये दोनों एकांतर हैं या ये दोनों, ये हैं हमारे अंतः एकांतर कोण। बाह्य एकांतर कोण भी होते हैं। बाह्य में इसके एकांतर ये होगा और इस वाले के एकांतर ये वाला होगा। ठीक है, अब देखो भाई, ए और डी तो एक ही साइड में हो गए, बाहर बाहर वाले तो है नहीं। ठीक है भाई, अंदर वाले देखो, बी लेफ्ट में है तो सी राइट में है, बी ऊपर है तो सी नीचे है, तो ये दोनों एकांतर कोण है और अंत एकांतर कोण है। तो सही उत्तर आएगा बी और सी, यानी कि पार्ट बी। आगे बढ़ते हैं भाई, अब हम प्रश्न संख्या 23 पर। ये है बेटा प्रश्न संख्या 23। यदि एक बेलन की ऊंचाई 21 पाई सेंटीमीटर, एक तो मैं आपको बता दूं कि ये पाई नहीं है यहाँ, ठीक है भाई, ये भी मिसप्रिंट है,
एक बेलन है, ये बेलन है और इस बेलन की ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है, पूरी ऊंचाई, ठीक है, और उसका आयतन और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। सबसे पहले तो आप ना सारे फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, तो मैं आपको फटाफट से लिख देती हूँ। बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 पाई आर एच। बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 पाई आर ब्रैकेट आर जमा एच, और बेलन का जो आयतन होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। आर इसके आधार की त्रिज्या होती है और एच हमारी हाइट होती है बेलन की, ठीक है। तीनों फॉर्मूले मैंने लिख दिए। अब हमें क्या कहा गया है कि हाइट 21 सेंटीमीटर है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपने निकालना है। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए भाई हमें त्रिज्या चाहिए, त्रिज्या नहीं है हमारे पास, आर नहीं है हमारे पास, लेकिन एक बात बताइए कि आयतन और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हैं। इस बात को नोट करो कि हमारे बेलन का जो आयतन है वो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है। तो आयतन का फॉर्मूला है पाई आर की 2h और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला है 2 पाई आर एच। जब हम दोनों तरफ सब चीज़ें गुणा में हैं तो h को इसके नीचे लाओगे तो कट जाएगा, तो मैं h को h से काट देती हूँ। पाई को यहाँ इसके नीचे लाओगे तो पाई से पाई कटेगा, मैं पहले ही काट देती हूँ। ये आ गया r की 2 बराबर है 2r। r यहाँ 2 बार है भाई, ध्यान देना, इसका मतलब है r गुणा r बराबर है 2r। एक r से एक r कट गया और r हमारा आ गया 2 सेंटीमीटर। हाइट हमें पहले से दे रखी थी, h बराबर है 21 सेंटीमीटर। अब प्रश्न क्या है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो ये हमारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है 2 पाई आर ब्रैकेट आर जमा एच। अब आप एक बात का ध्यान करना कि आपके ऑप्शन में हर उत्तर में पाई दे रखा है, तो हम पाई का मान नहीं रखेंगे, हमारी कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी। नहीं तो 2 गुणा पाई, आर का मान 2, ब्रैकेट में आर की जगह 2 जमा एच की जगह 21। 21 देखो बाहर तो देखो 2 दूनी 4 पाई, अंदर 21 में 2 जोड़ोगे 23, संख्या को संख्या से गुणा कर दो, 23 चौके 92 पाई वर्ग सेंटीमीटर हमारा उत्तर आएगा। और हम देखते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, तो ये ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। अगला प्रश्न भी हमारा बेलन का ही है, प्रश्न संख्या 24। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 968 सेंटीमीटर नहीं है बेटा जी, ये वर्ग सेंटीमीटर है, और त्रिज्या 7 सेंटीमीटर वाले बेलन का क्या आयतन होगा। ठीक है, अब ये प्रश्न को भी थोड़ा सा घुमा दिया। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कह लो या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कह लो, एक ही बात है, वो है 968। त्रिज्या कितनी है, 7 है। यहाँ पर फॉर्मूला लगा दो, 2 पाई आर ब्रैकेट आर जमा एच बराबर है 968। आर हमें पता है 7 है, तो ये हो जाएगा 2 पाई गुणा 7। अब यहाँ बल्कि पाई की जगह ना आप रख लो 22/7। 2 गुणा 22/7 गुणा 7 और ब्रैकेट में 7 जमा एच बराबर है 968। इसकी मदद से हम हाइट निकालेंगे, त्रिज्या हमें पहले से पता है, फिर हम आयतन ज्ञात करेंगे। 7 से 7 कट गया, 22 दूनी 44 ब्रैकेट में 7 जमा एच बराबर है 968। 7 जमा एच से 44 गुना हो रहा है, तो 44 को नीचे ले जाओ, 7 जमा एच यहीं रह जाएगा, बराबर है 968/44। 968 को 44 से भाग कर लेना, 44 दूनी 88, 16 में से 8 गए 8, ना जाने ये ना 0 और ऊपर से उतारा 8, तो 44 दूनी फिर 88, तो ये कट के कितना आ जाएगा 22। तो 7 जमा एच आ गया 22। 7 यहाँ जमा में है पर राइट साइड में ले जाओगे घट जाएगा, 22 घटा 7 कितना आ गया 15 सेंटीमीटर। हमारी जो हाइट है वो 15 सेंटीमीटर आ गई है। रेडियस आपको पहले ही 7 सेंटीमीटर दे रखा है। और हमारा प्रश्न क्या है, बेलन का आयतन। आयतन का फॉर्मूला मैं अभी आपको पिछले ही सवाल में लिखवा चुकी हूँ, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो अब हम यहाँ पर हल करते हैं कि हमारे बेलन का आयतन क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। उत्तर देख लो भाई, उत्तर में पाई नहीं है, तो 22/7। आर स्क्वायर का मतलब त्रिज्या का वर्ग और हाइट का मतलब 15। 7 से 7 कट गया। अब ये गुना आपको करनी है, 22 × 7 = 154 गुणा 15, 15 × 4 = 60,
6, 15 5 75 और 6 81, हासिल पाई 8 और 15 एकम 15 और 8 23, 2310 घन सेंटीमीटर, क्योंकि आयतन है तो घन सेंटीमीटर में होगा। अब आपको दो ऑप्शन दे रखे हैं, 2310 वर्ग सेंटीमीटर, 2310 घन सेंटीमीटर, तो ये हमारा सही उत्तर होगा। हमें बड़े ध्यान से इस उत्तर को निशान लगाना है। प्रश्न संख्या 25 भी आपकी मेंसुरेशन से ही है। यदि दो घनों के आयतन का अनुपात 1:64 है, ध्यान से पढ़ना, तो पहले घन के एक फलक का दूसरे घन के एक फलक का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। बड़ा थोड़ा अटपटा क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपके हिसाब से थोड़ा सा कठिन कहूँगी मैं इस प्रश्न को कि भाई आपकी कक्षा के हिसाब से, लेकिन बड़ा मज़ेदार प्रश्न है। ये पहला घन है भाई, ठीक है। घन माने 6 फलकों से बनी ऐसी आकृति जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं, ठीक है। तो इसकी भुजा मैंने मान ली A है, और ये हमारा दूसरा घन है भाई जिसकी भुजा इससे अलग है, तो इसकी भुजा मैंने मान ली B है। और अब दोनों का आयतन, तो आयतन नंबर 1 लिखूंगी मैं, क्योंकि हम तो भाई वो कर रहे हैं क्या, एक एक नंबर के क्वेश्चन। तो आयतन नंबर 1, ये आपको प्रश्न जरूर दिखता रहना चाहिए। मैं चाहूँगी कि दो घनों के आयतन का अनुपात, तो यहाँ आप ऐसे लिखे चलिए, मैं करती हूँ पहले घन का आयतन, ठीक है, बटे दूसरे घन का आयतन 1/64 है। अब घन का फॉर्मूला भी भाई मैं यहाँ लिख दूँ, घन का आयतन होता है A⁴ अगर A उसकी एक भुजा है। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6A⁴ और घन का वक्र पृष्ठीय कर्ड सरफेस एरिया होता है 4A⁴। तो ये आ गया 1:64। पहले घन की भुजा A है तो A⁴ बटे B⁴ बराबर है 1/64। ये हल करना आपको आना चाहिए। देखो कैसे, ये हो गया A/B⁴। 1 किसका घन है, 3 का। 64 किसका घन है, 4 का। तो इसे मैं लिख सकती हूँ 1/4 का घन। घन से घन कट गया, ये आ गया A/B बराबर है 1/4। A अनुपात B आया है, दोनों की भुजाओं का अनुपात आया है। अब प्रश्न को बड़े ध्यान से पढ़ो। पहले घन के एक फलक का, फलक समझना भाई बेटा, अब आप, ये घन है मेरे सामने, तो ये एक फलक है। हर घन का एक फलक एक वर्ग होता है। तो पहले घन का एक फलक एक वर्ग है और उसकी भुजा A है, तो क्षेत्रफल होएगा A²। और दूसरे घन का फलक B है तो क्षेत्रफल होएगा B²। और हमें इन फलकों के क्षेत्रफल का अनुपात यानी A⁴ अनुपात B⁴ निकालना है, ठीक है। अगर प्रश्न समझ आ जाता है तो बहुत आसान है। अब A/B कितना है, 1/4, दोनों तरफ वर्ग कर दो, दोनों तरफ वर्ग कर दो। ये बन गया A⁴ बटे B⁴ बराबर है 1/16, या मैं लिख सकती हूँ A⁴ अनुपात B⁴ बराबर है 1:16, यानी दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात 1:16 आएगा। तो ये हमारा C भाग सही उत्तर हमारा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 26। सभी समानांतर चतुर्भुज होते हैं। भाई समानांतर चतुर्भुज क्या होते हैं, जिनकी आमने सामने की भुजाएं समानांतर और समान होती हैं, ठीक है भाई। तो सभी समानांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होते हैं, नहीं होते भाई। समचतुर्भुज की तो चारों भुजाएं बराबर होती है, समानांतर की जरूरी नहीं है चारों बराबर हों। सभी समानांतर चतुर्भुज आयत होते हैं, नहीं होते, क्योंकि आयत के चारों कोण 90 के होते हैं, जबकि हर समानांतर चतुर्भुज का हर कोण 90 का हो, ये जरूरी नहीं है। पहले मैं पतंग पर और आ जाऊँ। सभी समचतुर्भुज पतंग भी नहीं होते, क्योंकि पतंग की तो 2 एडजेसेंट साइड्स यानी कि संगत भुजाएं, ये 2 बराबर होंगी, ये दोनों बराबर होंगे और ये दोनों, तो बच जाता है समलंब। क्योंकि समलंब क्या होता है, जिसकी भुजाओं का एक जोड़ा समानांतर हो। तो भाई समानांतर चतुर्भुज की भी एक भुजा का जोड़ा तो समानांतर है ही ना, तो हमारा जो सही ऑप्शन बच जाता है वो समलंब बच जाता है। आगे फिर हमारा घन का ही प्रश्न आ जाता है, प्रश्न संख्या 27। एक घन जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 वर्ग सेंटीमीटर है, उसका आयतन क्या होगा। बेटा जी, घन के लिए चाहे पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो चाहे आयतन, हमें उसकी भुजा चाहिए। अब घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6A⁴। तो अब मैं इस प्रश्न को उसी फॉर्मूले से जो अभी मैंने नोटबुक पर लिखा है मैं करती हूँ।
ये है हमारी प्रश्न संख्या 27। प्रश्न संख्या 27, माना घन की भुजा ए है तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया 6 a की 2, जो कि कितना दे रखा है 600। तो 6 a की 2 बराबर हो गया 600, a की 2 हो गया 600 बटे 6 यानी कि 100। a का वर्ग हो गया 100, 100 किसका वर्ग होता है 10 का, वर्ग से वर्ग कट गया, a कितनी आ गई 10। a क्या आया है, a हमारे घन की भुजा आई है, ए हमारे घन की भुजा आई है। निकालना क्या है, घन का आयतन। तो घन का जो हमारा आयतन होता है वो अभी फॉर्मूला मैंने लिखा है लास्ट क्वेश्चन में, a की 3 यानी 10 की घात 3 यानी 10 गुणा 10 गुणा 10 यानी कि 1000 घन सेंटीमीटर। तो 27वें का सही उत्तर हमारा सी आ जाएगा। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 28 पर। कुछ मदों पर हुए खर्चों को पाई चार्ट के द्वारा नीचे दिखाया गया है। ए पर 76, बी ई पर 50, बी पर 30, सी पर 90, डी पर 114 और ये पूरा एंगल हमारा कितना होता है 360 डिग्री। और ये एंगल दे रखे हैं, इतने इतने डिग्री पे खर्चा हो रहा है। बहुत ही आसान प्रश्न है। सी में हुए खर्चे का प्रतिशत क्या होगा। सी में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है 90। प्रतिशत का मतलब कितने में से निकालना होता है भैया 100 में से। प्रतिशत का मतलब कितने में से 100 में से। तो 360 में से खर्चा हो रहा है 90 का, एक में से हो रहा है 90 बटे 360 और 100 में से कितना हो रहा है तो गुणा में 100। 90 चौके 360 और 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 यानी कि 25%। कितना आ गया 25%। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं। एक घनाभ नहीं है, घनाभ है ये, में शीर्षों की संख्या कितनी होती है। आप जिस भी कमरे में बैठकर इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं उसे आप घनाभ मान लीजिए और उसके कोने गिन लीजिए कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो घनाभ के कितने शीर्ष होते हैं 8 शीर्ष होते हैं। और ये है बेटा हमारा लास्ट क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट का। दिया गया पाई चार्ट, फिर से पाई चार्ट आ गया है, 360 डिग्री का कोण आ गया है। दिया गया पाई चार्ट मनुष्य के शरीर में प्रोटीन के वितरण को दर्शाता है। यानी कि प्रोटीन जो है ना, उत्तक में 1/3 भाग है, त्वचा में हमारा प्रोटीन 1/10 भाग जा रहा है, हड्डियों में 1/6, हार्मोन्स का उसने लिखा नहीं है। शरीर में उत्तक व हड्डियों में, ये तो उत्तक हो गई भी देख लो चित्र में, और ये हड्डियाँ हो गई, में प्रोटीन के वितरण का अनुपात क्या होगा। उत्तक अनुपात हड्डियाँ, ठीक है भाई। उत्तक में 1/3 अनुपात 1/6। अब अनुपात कैसे निकालें, दोनों को 6 से गुणा कर दो। 6 लघुत्तम भी ले सकते हो, नहीं तो मैंने दोनों को उठा के 6 से गुणा कर दिया। अनुपात को किसी भी समान संख्या से गुणा कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। 3 दूनी 6, 6 एकम 6, 2 यहाँ बचा, 1 यहाँ बचा, 2:1 हमारा आ जाता है सही उत्तर। तो बेटा जी ये हमारा 29 अक्टूबर को जो हमारा NAS का प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर आया था, ये उसका मैंने कंप्लीट सॉल्यूशन दिया है। आपको कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।